जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप सबको पता होगा कि इस समय हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आई थिंक ये 15वां या 16वां लेक्चर होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, और साथ ही देखेंगे कि मगध साम्राज्य में वे कौन से ऐसे शक्तिशाली राजवंश थे जिन्होंने 16 महाजनपदों में से इस महाजनपद को सबसे ज्यादा वरीयता प्रदान की, और वो ऐसी कौन सी खास बात इस महाजनपद में थी जो उन 16 महाजनपदों में से इसे अलग करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक वीडियो शूट किया था 16 महाजनपद का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लेंगे। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, देख लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके उत्कर्ष के बारे में। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से यह मगध महाजनपद इतना स्ट्रांग क्यों बना। उसके पीछे कई रीजन थे। एक बार हम लोग और पीछे चलते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि लोहे की खोज हो गई थी, तो बहुत सारे बदलाव हुए थे, कृषि वगैरह होने लग गई थी। जैसे ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी और कृषि यंत्र बनाए गए और उसके माध्यम से कृषि में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से मगध महाजनपद का जो लोकेशन था ऐसे जगह पर था जहां पर लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी, और उसके माध्यम से लोग अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाते थे युद्ध आदि लड़ने के लिए। साथ ही साथ कृषि करने के लिए वो लोग कृषि यंत्र भी बनाया करते थे, और उसके साथ ही उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। क्यों? क्योंकि लोहे की उन्हें अच्छी खासी प्राप्ति थी, अच्छे खासी खाने थी उनके आसपास। ठीक, तो वहां से लोहे की प्राप्ति होती थी और वो लोग क्या करते थे, युद्ध आदि में अस्त्र शस्त्र बनाते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह हुआ कि इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र, पहली राजगृह थी, तो वह 3 नदियों के संगम पर थी। गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर थी पाटलिपुत्र। तो एक तरह से हम लोग देखें कि अगर उद्योग धंधे हैं तो व्यापार करने के लिए उस समय में सड़कें वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, जो इन 3 नदियों के माध्यम से सही तरीके से हो जाता था। तो उद्योग भी लग गए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए लोहे भी मिल गए और व्यापार भी होने लग गया। तो जायज सी बात है कि वह स्पेशल जगह डेवलपमेंट करेगा। अगर वह डेवलपमेंट करेगा तो क्या करेगा, वहां पर प्रशासन व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो उसमें भी युद्ध ही लड़ा जाता है आस पड़ोस के देशों से, आस पड़ोस के राज्यों से। तो आसपास में इसके जंगल बहुत ज्यादा थे, वहां से हाथियों की प्राप्ति हो जाया करती थी, तो जिससे युद्ध में हाथियों को शामिल करने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्हें प्रॉफिट होने लग गया। तो इस तरह से अगर हम लोग बेसिक तौर पर देखें तो मगध महाजनपद के उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण यह है उसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि वह 3 नदियों के संगम पर था, लोहे की प्राप्ति थी और जंगल के माध्यम से हाथियों की भी प्राप्ति हो जाया करती थी। तो यह तो इतिहास था इसके उत्पत्ति का। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल कितने शासक आए या कितने वंश आए। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कुल 4 राजवंश इसमें आते हैं। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और उसके बाद आता है नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को और नंद वंश को। जो मौर्य वंश है उसके पहले क्या होता है, जब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था उसके समय में विदेशी आक्रमण हो जाते हैं, जैसे ईरान का आक्रमण, मकदूनिया अर्थात मेसोडोनिया का आक्रमण, जहां का सिकंदर था, तो थोड़ा उथल पुथल मच जाती है। तो यहां तक हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग विदेशी आक्रमण देखेंगे और मौर्य वंश को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर चीजें सही तरीके से समझनी है, नोट्स प्रिपेयर करना है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलिए बोर्ड पर आते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी उत्पत्ति का कारण। मैंने अभी आप लोगों को बताया उत्पत्ति का कारण यही है कि अगर वहां पर संसाधन योग्य चीजें मिल जाएंगी जिनका हम यूज कर सकें और उससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकें, तो जायज सी बात है कि एक राज्य का विकास हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम लोगों ने भी देखा लोहे की उपलब्धता। ठीक है, लोहे की उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता से यह हुआ कि लोग युद्ध आदि लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए, कृषि करने के लिए उन्होंने
कृषि यंत्र बनाए और उद्योग धंधे भी लगाए। और जब उद्योग धंधे लगाए तो व्यापार की जरूरत पड़ी। व्यापार सड़कें उस समय हुआ नहीं करती थी, तो नदियों से होता था। तो दूसरा पॉइंट क्या था? नदियां। मैंने बताया 3 नदियों के संगम पर था। कौन कौन सी थी वो? गंगा, गंडक और सोन। इन 3 नदियों के संगम पर बसा था मगध साम्राज्य। तीसरा पॉइंट कौन सा है इसका? जंगल। जंगल से क्या होता था कि मगध साम्राज्य को हाथियों की प्राप्ति हो जाती थी। किसकी? हाथी। और इसका यूज ये लोग करते थे युद्ध में। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें बेसिकली, तो मगध साम्राज्य जो उन 16 महाजनपदों में सबसे आगे निकल कर आया और एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर लोहे की प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी, जिसका यूज लोग अपने हिसाब से कर सके। साथ ही साथ नदियों के संगम पर था, व्यापार भी हो सका। और जंगल से हाथियों की प्राप्ति हुई, जो युद्ध लड़ने में बहुत ज्यादा सहायक हुई उस जमाने में। ठीक है, तो ये 3 बेसिक पॉइंट थे, आप लोग समझ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से फेमस वंश आए और उनकी क्या क्या उपलब्धता थी, क्या क्या विशेषताएं थी। अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने राजवंश मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पूरा आप लोगों की जुबान पे रटवा के जाऊंगा। ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है। बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। हम लोग पीएचडी नहीं करने वाले हैं। आपको क्या करना है? यूपीएससी क्रैक करना है। इस वजह से मैं आप लोगों को वही पॉइंट दूंगा या वही चीजें बताने वाला हूं। देखिए, एक्सप्लेन मैं सारी चीजें करता हूं, ध्यान से सुना करिए। चीजें मैं सारी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन नोट डाउन वही करवाता हूं आपके नोट्स में, जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सके। तो पॉइंट बहुत कम लिखवाऊंगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा। ठीक, चलिए। फेमस राजवंश, तो पहले यहां देख लेते हैं हम लोग कितने वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रहेगा हमारा हर्यक वंश, दूसरा रहेगा शिशुनाग, ठीक, और तीसरा वंश आएगा हमारा नंद वंश, और चौथा आएगा मौर्य वंश। तो आज हम लोग मौर्य वंश को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट शासक थे, जिन्होंने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उस ढांचे को चेंज किया, उन्हीं शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं हर्यक वंश पर। कौन सा डियर? हर्यक वंश। हर्यक वंश का टाइम पीरियड आप लोग लिख लेंगे 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। चलिए, मैं इसका आप लोगों को एक नॉलेज ऐसे ही दे दूं जिससे कि लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हर्यक वंश, अगर बात करें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वंश कौन सा था, तो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा राजा था, तो बिंबिसार था। ध्यान से सुनिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना की थी, और बिंदुसार आपको मिलेगा मौर्य साम्राज्य में। ठीक, तो मगध साम्राज्य में जो पहला राजवंश आया वह हर्यक राजवंश आया, और इसका पहला शासक कौन सा हुआ? बिंबिसार। ठीक, इस वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। उसका रीजन यह है कि इसमें जितने अब नए शासक आएंगे वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी अपनाएंगे। जैसे कि बिंबिसार की हत्या कौन करता है? अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन करता है। तो इस तरह से इस राजवंश को पितृहंता राजवंश भी बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बना है। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना की, और उसने राजधानी कहां बनाई? राजगृह। कहां पर? राजगृह में। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, तो वह राजगृह थी। इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। आप लोग बेसिकली सुनते हैं हिस्ट्री वगैरह में कि जो भी शासक होता है, अगर वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो आस पड़ोस के राज्यों या फिर देशों पर वह अटैक करता है और उनसे युद्ध आदि करके जीतता है।
बिंबिसार भी यह करता था, लेकिन इसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई वैवाहिक संबंधों पर। यह मैरिज कर लिया करता था। पड़ोस के अपने 3 महान या फिर 3 शक्तिशाली कह सकते हैं आप लोग महाजनपदों में इसने अपनी शादियां कर ली। जैसे पहली शादी इसने कर ली कहां पर, कोसल में। कोसल के राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन थी महाकोसला देवी, उनसे इन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने शादी कर लिया और प्रसेनजित से इसने काशी दहेज में ले लिया, जहां से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकम होती थी। दूसरी शादी इसने की चेलना से। चेलना नाम की राजकन्या थी जो वैशाली की थी, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। ठीक, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। तीसरी शादी इसने की क्षेमा नामक कन्या से जो मध्य राजवंश के पंजाब क्षेत्र की थी। तो इसने अगर देखें तो वैशाली, कौशल और पंजाब पर अपना आधिपत्य कर लिया। कैसे, शादियां करके। तो इस तरह से इसने एक राजनीतिक परिवर्तन लाया। युद्ध आदि करने की बजाय ज्यादा फोकस इसने शादियों पर किया और मित्रता पूर्वक उन पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके पास एक राजवैद्य भी था जिसका नाम जीवक था। जीवक अगर हम लोग देखें तो बिंबिसार का जो सबसे बड़ा शत्रु था वह अवंती का शासक था जिसका नाम क्या था, चंड प्रद्योत। क्या होता है कि चंड प्रद्योत को पांडु नामक रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है। तो इसने अपने राज्यवैद्य को, जीवक को, उसका इलाज करने के लिए भेजा था। कई बार प्रश्न बनता है कि बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किसका इलाज करने भेजा था, तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत का। तो इस तरह से बिंबिसार की इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग देख लेंगे। फिर क्या होता है, आगे चलकर इसकी हत्या कर देता है अजातशत्रु और वह शासक बन जाता है। अजातशत्रु के बाद क्या होगा, उदयन आ जाएगा। फिर उदयन के बाद क्या होता है, यहां पर शिशुनाग वंश आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग हर्यक वंश में 3 शासक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हर्यक वंश में पहला शासक होता है बिंबिसार। कौन सा होता है, बिंबिसार होता है। इसका टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक है। जो पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बताया उसको ध्यान से सुने होंगे तो लिख लेंगे। पहला, इसने राजधानी कहां पर बनाई, राजगीर में। इसे राजगृह भी बोलते हैं। यह वही राजगीर है जहां पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, इसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार किया किस माध्यम से, वैवाहिक संबंधों से। वैवाहिक संबंध बनाकर इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध अगर हम लोग देखें, पहली शादी महाकोसला नामक कन्या से करता है। पहली पत्नी का नाम इसके महाकोसला था। कहां की थी, नाम से ही पता चल रहा है, कोसल राजवंश की। किसकी बहन, प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित की बहन से, महाकोसला से इसने शादी किया और दहेज में काशी ले लिया। काशी बनारस जिसे आप लोग बोलते हैं। देखिए इसकी पहले दिमाग आप लोग देखिए कि शादी करके ये पूरा एक महाजनपद क्या करता है, दहेज में ले लेता है। कौशल के तो वो थे ही, उस पर इसका अधिकार हो ही गया, और काशी को इसने क्या किया, दहेज में ले लिया। ठीक, ये हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरी शादी यहां करता है चेल्लना से। चेल्लना नामक कन्या जो कहां की थी, वैशाली की। ठीक, वैशाली की थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन की पुत्री थी। सॉरी, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। मैंने आप लोगों को जैन धर्म पढ़ाया था। मैं यहां से अब क्वेश्चन करूंगा कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन कौन थी जिनका संबंध जैन धर्म से था। ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक, दूसरी शादी इसने किया वैशाली में। तीसरी शादी यहां करता है
क्षेमा नामक कन्या से। ठीक, क्षेमा नामक कन्या से करता है, जो कहां की थी? मद्र की, जो एक्चुअली पंजाब था। तो इसने कहां कहां अधिकार कर लिया? कौशल पर, काशी पर, वैशाली, लिच्छवी और मद्र अर्थात पंजाब पर इसने शादियों के माध्यम से अधिकार कर लिया। बहुत बेसिक चीज है, अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएंगी। कई बार पूछता है प्रश्न कि बिंबिसार की तीनों पत्नियों का नाम क्या था? पहली का नाम था महाकौशला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, कहां की? कौशल की। दूसरी थी चेल्लना, जो वैशाली की थी। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। तीसरी क्षेमा थी, जो मद्र की थी, मद्र की राजकुमारी थी। ठीक, अब यहां से प्रश्न बनता है कि सर अजात शत्रु इनमें से किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु चेल्लना का पुत्र था। ठीक है, अजात शत्रु चेल्लना का पुत्र था और आगे चलकर वह प्रसेनजीत की पुत्री से शादी करता है, मतलब अपनी मामा की लड़की से वह शादी कर लेता है। मैं भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो इसका वैवाहिक संबंध हो गया। अब आते हैं इसके राजवैद्य पर। इसके पास एक राजवैद्य भी था जिसका नाम था जीवक। इसका इलाज करने यह अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पास भेजता है। किसके पास? चंड प्रद्योत, जिसे पांडु रोग रहता है। कौन सा? पांडु रोग। ठीक, ये देखिए मैं क्यों बता रहा हूं। कई बार जैसे आप लोग यूजीसी और नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं और कोई भी छोटा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे टीटी वगैरह हो गया, तो वहां ऐसे ही प्रश्न बनता है। यूपीएससी में तो एक तरह से यह वेस्टेज है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, ये मैं कह रहा हूं। यूपीएससी इतने छोटे क्वेश्चन नहीं बना सकता, फैक्ट पूछते हैं छोटे एग्जाम्स। ठीक, तो इसे ध्यान से आप लोग याद कर लेंगे। कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, जिसे उसने अवंती भेजा था चंड प्रद्योत का इलाज करने। चंड प्रद्योत को रोग कौन सा था? तो पांडु रोग था। तो यहां हम लोगों ने देखा किसे? हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार को। अब दूसरे शासक को देखेंगे जिसका नाम है अजात शत्रु। क्या होता है? 492 ईस्वी में अजात शत्रु क्या करता है? मर्डर कर देता है अपने बाप का। कौन? अजात शत्रु। ठीक, इस वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। इसका टाइम पीरियड क्या था? 492 से लेकर 460 बीसी तक। ठीक, अजात शत्रु का। अब यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आएगा, इसने अपने पिता की हत्या की। अब थोड़ी देर जैसे आप लोगों ने बिंबिसार को सुना, उसी तरह इसको सुन लीजिए। अजात शत्रु ने क्या किया? 492 ईस्वी में अपने पिता अर्थात बिंबिसार की हत्या कर देता है और राजगद्दी अपना लेता है। एक तरह से यह बहुत आक्रामक मूड का था, ये बहुत ज्यादा अटैक किया करता था। तो इसने काशी और कौशल को जीत लिया। इसके पिताजी बिंबिसार काशी को दहेज में पाए थे, लेकिन जब अपने पिता को अपने मार देता है तो काशी वगैरह सब इससे छिन जाता है। तो यह क्या करता है? यह आक्रांता एक तरह से था, बहुत ज्यादा अटैक किया करता था, बहुत गर्मीले स्वभाव का था एक तरह से अगर बोले तो यह अटैक करके काशी और कौशल को जीत लेता है। और इसने एक नई चीज की, ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी वाले ध्यान से सुनेंगे। इसने महाशिलाकंटक और रथ मूसल नामक 2 हथियारों का यूज किया। कई बार प्रश्न बना है कि किस शासक ने युद्ध में महाशिलाकंटक और रथ मूसल का यूज किया था? तो वह था कौन? अजात शत्रु। किसका पुत्र? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक, और इसी के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होती है, कहां पर होती है? राजगृह में। कौन से टाइम पीरियड में? तो 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग लिख लीजिएगा। पिता की हत्या करके यहां शासक बना। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? काशी और वैशाली विजय प्राप्त करता है। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी के समय होती है। प्रथम बौद्ध संगीति भी
इसी के समय होती है रथमूसल महाशिला कंटक। महाशिला कंटक का यह उपयोग करता है युद्ध जीतने में। ठीक है, अगर अब हम लोग आगे देखें तो ये जो हम लोगों ने अभी देखा था प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी, जो इसकी सौतेली मां थी, पुत्र तो था यह चिल्लना का, लेकिन महाकोसला भी किसकी पत्नी थी? बिंबिसार की। ठीक है, तो ये अपनी सौतेली मां के भाई अर्थात अपने मामा प्रसेनजित की पुत्री से शादी करता है। किससे? प्रसेनजित की पुत्री से विवाह करता है। और यह भी अपने पिताजी की तरह क्या करता है? काशी को दहेज में ले लेता है। फिर से काशी को दहेज में लेता है। तो काशी 2 बार दहेज दी जाती है। पहले अजात शत्रु के पिता बिंबिसार को प्रसेनजित देते हैं, उसके बाद प्रसेनजित अपने पुत्री की शादी अजात शत्रु से करते हैं। ये मजबूर कर देता है शादी करने के लिए, मजबूरी बस वहां शादी करते हैं और दहेज में अपने भांजे को भी यह क्या करते हैं? काशी दे देते हैं। तो इस तरह से इससे रिलेटेड इतने पॉइंट थे अजात शत्रु से। अब क्या होता है, जैसे इसने अपने पिता की हत्या 492 में कर दी थी, उसी तरह से 460 ईसा पूर्व में उदयन इसका पुत्र था, उसने इसकी हत्या कर दी। तो तीसरा शासक कौन निकल के आया? उदयन। कहीं कहीं पर इसे उदयन भी बोला जाता है। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 460 से लेकर 444 BC। 444 क्यों? क्योंकि 444 में उदयन की मृत्यु हो जाती है और 444 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक छोटे मोटे राजाओं ने शासन किया। ठीक, तो अश्वसेन इसका क्या होता है? अंतिम शासक होता है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। उदयन ने एक बहुत बड़ा काम किया। पहली राजधानी हम लोगों ने राजगृह देखा, जिसको किसने बनाया था? बिंबिसार ने। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु शासक बनता है, राजधानी से कोई छेड़खानी नहीं करता है। लेकिन जब उदयन शासक बनता है तो यह पाटलिपुत्र नामक शहर बसाता है, जो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर बसाया गया पाटलिपुत्र, और उसे इसने राजधानी बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है, बस ज्यादा नहीं है। पहला तो भाई पितृहंता यह भी था, पिता की हत्या करके शासक बनता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। पाटलिपुत्र की स्थापना करता है 3 नदियों के संगम पर। कौन कौन सी? गंगा, गंडक और सोन। इन 3 नदियों के संगम पर यह पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और राजधानी को राजगृह से लाकर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर देता है। ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर आप लोग लिख लेंगे अंतिम शासक। किसका? हर्यक वंश का अंतिम शासक था अश्वसेन। ठीक है, अंतिम शासक अश्वसेन था, जिसे क्या किया जाता है कि शिशुनाग ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। शिशुनाग ने इसका मर्डर कर दिया कब? 412 ईसा पूर्व में। तो अश्वसेन की मृत्यु होते ही हर्यक वंश पूरी तरह से खत्म हो जाता है। स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। दूसरा कौन निकल के आया? अजातशत्रु। तीसरा उदयन, और सबसे अंतिम आता है अश्वसेन। तो ये आप लोग नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसे? शिशुनाग वंश को। ठीक, वीडियो ज्यादा बड़ा होगा हमारे हिसाब से, तो अब जल्दी करिए थोड़ा आप लोग, तो मैं बहुत जल्दी कवर कर देता हूं। ठीक है, अब जो 2 राजवंश हम लोग पढ़ेंगे बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं और उनमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। केवल महापद्मनंद के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश में, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। चलिए, अब हम लोग स्थापना करेंगे किस राजवंश की? शिशुनाग। और इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है? 412 से लेकर
344 बीसी तक। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का पहला शासक ही शिशुनाग था, इसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा था। और इसका जो टाइम पीरियड था 412 से लेकर 394 बीसी तक था। ठीक, और इसने एक परिवर्तन किया, राजधानी उदयन ने जो राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र में, यह फिर से शिफ्ट कर देता है। कहां ले जाता है? वैशाली, नई राजधानी बना देता है। 3 राजधानी आप लोगों ने देखा, यहीं से प्रश्न बनता है, मैच करने के लिए आता है। वीडियो बड़ा होगा कोई फर्क नहीं है, बस ध्यान से सुनिए आप लोग। जो प्रश्न बनता है वही मैं नोट डाउन करवा रहा हूं बस। पहली राजधानी कहाँ की? मगध साम्राज्य की। कौन सी थी? राजगृह। किसने बनाया? बिंबिसार ने। दूसरी पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने, जो हर्यक वंश का ही था। लेकिन तीसरी राजधानी शिशुनाग चेंज कर देता है, जो शिशुनाग वंश का था, वैशाली। एक उपलब्धि इसने की, अवंती को मगध में मिला लेता है। ठीक, तो देखिए जो शिशुनाग वंश है ना, इसका क्रम याद रखिएगा बस, यहां से प्रश्न बहुत कम बनता है। तो ये हो गया कौन? शिशुनाग। अब आगे आता है इसका पुत्र कालाशोक। कालाशोक का जो टाइम पीरियड है 394 से लेकर 366 बीसी तक। इसे काकवर्ण बोलते थे। क्या? काकवर्ण भी बोला जाता था। अब क्या होगा कि कालाशोक क्या करेगा, यह अपने पिता द्वारा बनाई गई राजधानी वैशाली को चेंज करके उदयन वाली राजधानी को फिर से स्थापित कर देगा, अर्थात पाटलिपुत्र को। तो यह कई बार उलटफेर हुआ है। राजधानी पाटलिपुत्र कर देगा। ठीक, और इसके शासनकाल में उपलब्धि क्या होती है? तो कुछ भी नहीं होती है, केवल द्वितीय बौद्ध संगीति। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षक राजा कौन सा था? पता है ना आप लोगों को? कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है किस टाइम पीरियड में? 483 में पहली हुई थी, 383 ईसा पूर्व में यह द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे शिशुनाग वंश से, आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। मेरे साथ रिवाइज कर लें। देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है अश्वसेन, जिसकी मृत्यु हो जाती है 412 ईसा पूर्व में। उसके बाद शिशुनाग नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, जिसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक चलेगा? 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पहला शासक शिशुनाग ही होता है। उदयन द्वारा बनाई गई पाटलिपुत्र की राजधानी को चेंज करके वैशाली कर देता है बस, और अवंती को यहां अपने राज्य में मिला लेता है। इसका पुत्र आता है कालाशोक, जिसे काकवर्ण कहा जाता है। उसका टाइम पीरियड है 394 से 366 ईसा पूर्व तक। इसे काकवर्ण बोलते हैं। इसने अपने पिता द्वारा बनाई गई राजधानी वैशाली को खत्म करके उदयन वाली राजधानी पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बना देता है, और इसी के टाइम पीरियड में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग देखेंगे नंद वंश। ठीक, और अंतिम वंश नंद वंश। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो यह है, कहां तक हम लोगों ने देखा था? 412 से 344। तो यह 344 से लेकर 322। टाइम याद करना बहुत इजी है। देखिए 12 44 94 66, उसके बाद 44 22। बहुत इजी है, याद हो जाएगा। मैंने आप लोगों को यहां अंतिम शासक नहीं बताया ना। देखिए यह जो शिशुनाग वंश था, इसका अंतिम शासक जो था, राइटिंग समझ में आ रही है ना? अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसे मार डालता है महापद्मनंद। किस टाइम पीरियड में? तो 344 में। ठीक है,
344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को महापद्मनंद मारकर क्या करता है, नंद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं रिवाइज करवाऊंगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद, महापद्मनंद। इसकी कुछ उपाधियां थी। एक राट का मतलब है कि मैं ही सबसे बड़ा सम्राट हूं, मेरे अलावा कोई राजा नहीं है। दूसरी उपाधि, पुराणों में महापद्मनंद को भगवान परशुराम का अवतार कहा गया है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं अभी पूरी तरह से रिपीट भी करूंगा इसे। तीसरी क्या है, कलिंग पर यह विजय करता है, कलिंग को जीतता है और जिनसेन की प्रतिमा, ये याद रखेंगे, जिनसेन की प्रतिमा को यह मगध लाता है। ठीक, चौथा पॉइंट इसका है, कलिंग जो आज का उड़ीसा है, कलिंग में यह नहर खुदवाएगा। अब कहेंगे सर आपको यह कैसे पता, इतिहासकार कैसे बताए कि इसने नहर खुदवाया था? तो इसका प्रमाण है क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख। मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो कलिंग शासक खारवेल का यह क्या था, अभिलेख था। उससे पता चलता है कि जब महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इस पर विजय प्राप्त की थी, तो अपने साम्राज्य में मिलाकर यहां पर उसने नहर खुदवाई थी पहली बार। कई बार प्रश्न बना है, ठीक, तो याद रखेंगे। उसके बाद आता है, देखिए जो नंद वंश है ना, इसमें कुल 10 शासक होते हैं। तो 10वां शासक जो अंतिम है वह था घनानंद। ठीक, घनानंद से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को पॉइंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये वही घनानंद है जो बहुत विलासी प्रकृति का था, नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसी ने चाणक्य की क्या की थी, बेइज्जती कर दी थी। उनको पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया था अपने समाज में, जिन्हें हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं पूरे नंद वंश को जड़ मूल से खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, शिक्षाएं दीक्षाएं दी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बल पर घनानंद को पूरी तरह से पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। तो घनानंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा कि घनानंद के टाइम पर ही विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक, विदेशी आक्रमण होते हैं। पहला होता है ईरान का और दूसरा होता है मकदूनिया, जिसे मेसोडोनिया भी बोलते हैं। ठीक, ये मेसोडोनिया है, यही का था सिकंदर। अगले वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। चलिए एक बार हम लोग नंद वंश को रिवाइज करते हैं। 344 ईसा पूर्व में क्या होता है कि 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की मृत्यु हो जाती है, जिसे मार देता है महापद्मनंद, और इसने नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश का पहला शासक और संस्थापक कौन बनता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद को एक राट कहा जाता था, और पुराणों में उसे भगवान परशुराम की उपमा दी गई है कि यह परशुराम का दूसरा अवतार है। उसके बाद वह कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और वहां से जिनसेन की प्रतिमा लाता है। कई बार प्रश्न बना है यूपीएससी में कि महापद्मनंद ने किस राज्य पर अटैक किया और वहां पर विजय प्राप्त करके जिनसेन की प्रतिमा लाया था। तो इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करके जिनसेन की प्रतिमा प्राप्त की थी, जो कहां लाया था? मगध में। और इसने कहां पर नहर खुदवाई थी पानी के लिए? तो कलिंग में ही खुदवाई थी। इसका प्रमाण कहां मिलता है? तो कलिंग शासक खारवेल के अभिलेख हाथी गुम्फा में। हाथी गुम्फा नाम का अभिलेख है, जिसे लिखवाया तो था किसने? खारवेल ने, लेकिन उसमें यह पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी। उसके बाद क्या होता है? इसकी पराजय
क्या होता है, महापद्मनंद का शासन खत्म होता है, घनानंद शासक बनता है जो नंद वंश का 10वां शासक है। चाणक्य की बेइज्जती करता है अपने समाज में, अपने सभा में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लाकर नंद वंश का पूरी तरह से विनाश कर देता है। उसी समय क्या होता है, जब घनानंद शासक रहता है तो विदेशी आक्रमण होते हैं। पहला ईरान की तरफ से होता है और दूसरा मकदूनिया की तरफ से होता है, जिसे मेसोडोनिया बोलते हैं, जहां का सिकंदर था। तो कल के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिकंदर का आक्रमण और मौर्य वंश पूरी तरह से, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, चीजें क्लियर हुई हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।